नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवाओं की आपूर्ति का स्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि आपूर्तिकर्ता की अवस्थिति यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और आपूर्ति का स्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई, इन दोनों के आधार पर ही आपूर्ति की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। अगर आपूर्तिकर्ता की अवस्थिति और आपूर्ति का स्थान दोनों एक ही राज्य में हो या एक ही संघ राज्य क्षेत्र में हो तो ऐसी आपूर्ति राज्य के भीतर की आपूर्ति कहलाती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाती है। और राज्य के भीतर की आपूर्ति पर CGST और SGST या UTGST वसूल किया जाता है। अगर आपूर्तिकर्ता की अवस्थिति और आपूर्ति का स्थान दोनों अलग अलग राज्यों में हो या अलग अलग संघ राज्य क्षेत्र में हो या इनमें से एक किसी राज्य में हो और दूसरा किसी संघ राज्य क्षेत्र में हो तो ऐसी आपूर्ति अंतर्राज्यीय आपूर्ति, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है और अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर IGST वसूल किया जाता है। तो पिछली क्लास में हमने आपूर्ति के स्थान के निर्धारण के संबंध में माल की आपूर्ति जब आयात और निर्यात के अतिरिक्त की जाती है, यानी कि माल की आपूर्ति भारत में की जाती है, तो माल की आपूर्ति के संबंध में आपूर्ति का स्थान किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेवाओं की आपूर्ति के स्थान के संबंध में कि जब सेवाओं की आपूर्ति की जाती है तो आपूर्ति का स्थान किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है यदि आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता की अवस्थिति भारत में हो। तो आज हम पढ़ेंगे सेवाओं की आपूर्ति का स्थान। सेवाओं की आपूर्ति का स्थान यदि आपूर्तिकर्ता तथा प्राप्तकर्ता की अवस्थिति, आपूर्तिकर्ता तथा प्राप्तकर्ता का लोकेशन भारत में स्थित हो। पहला है सेवाओं की आपूर्ति का स्थान। सामान्यतः सेवाओं की आपूर्ति का स्थान निर्धारण करने के लिए हम देखते हैं कि सेवाएं किस व्यक्ति को दी गई है। सेवाएं यदि पंजीकृत व्यक्ति को दी जाती हैं तो पंजीकृत स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाता है। पंजीकृत व्यक्ति ने जिस स्थान पर अपना पंजीकरण करवा रखा है तो जो वो पंजीकृत स्थान है वही स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाता है यदि पंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति दी जाती है। यदि अपंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति दी जाती है तो जो पता है पते का स्थान अर्थात प्राप्त कर्ता की अवस्थिति। सेवाओं की आपूर्ति का स्थान निर्धारित करने के लिए हम ये देखेंगे कि सेवाओं की आपूर्ति किसको की गई है। अगर पंजीकृत व्यक्ति को की गई है तो पंजीकृत व्यक्ति ने जिस स्थान पर अपना पंजीकरण करवा रखा है वही आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। और अगर अपंजीकृत व्यक्ति को दी जाती है तो जिस स्थान पर सेवाओं की आपूर्ति की गई है यानी जहां का एड्रेस है वो स्थान ही आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। जहां प्राप्तकर्ता का लोकेशन है वही आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। अन्य दशा में आपूर्तिकर्ता की अवस्थिति, अन्य दशाओं में आपूर्तिकर्ता की अवस्थिति यानी कि आपूर्तिकर्ता का जो लोकेशन है उसको ही आपूर्ति का स्थान मान लिया जाएगा। तो सामान्यतः जब सेवाओं की आपूर्ति की जाती है तो ये देखते हैं कि पंजीकृत व्यक्ति को अगर सेवाएं दी गई है तो जहां पर उसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है जिस स्थान का वही स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाता है। अगर अपंजीकृत व्यक्ति को यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सेवाएं दी जाती है तो जिस स्थान पर सेवाएं दी गई है जो पता है उसका यानी प्राप्तकर्ता का जो लोकेशन है, अवस्थिति है, वही आपूर्ति का स्थान माना जाता है। और अन्य दशाओं में आपूर्तिकर्ता की अवस्थिति को ही आपूर्ति का स्थान मान लिया जाता है। दूसरा है सेवाओं की आपूर्ति का स्थान अचल संपत्तियों के संबंध में। अचल संपत्तियां यानी स्थायी संपत्तियों के संबंध में अगर सेवाएं दी जाती है, उदाहरण के लिए जैसे वास्तुविद की सेवाएं, कोई वास्तुशास्त्र का जानकार है और वो किसी अचल संपत्ति, किसी मकान,
के संबंध में अगर अपनी सेवाएं देता है वास्तुशास्त्र के संबंध में, तो ऐसी सेवाएं, वास्तुविद की सेवाएं, कोई आंतरिक सजावटकर्ता यानी कि कोई इंटीरियर डिजाइनर है और वो किसी बिल्डिंग के लिए इंटीरियर डिजाइनर मतलब अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग की सेवाएं देता है, कोई इंजीनियर है अपनी इंजीनियरिंग सेवाएं देता है, कोई सर्वेक्षक है, अगर कोई सर्वेक्षक है, कोई सर्वेक्षण के लिए आता है, किसी स्थायी संपत्ति अचल संपत्ति का सर्वेक्षण करने के लिए आता है, अपनी सेवाएं प्रदान करता है, तो ऐसी स्थिति में जो स्थायी संपत्ति की स्थिति है यानी स्थायी संपत्ति का जो लोकेशन है, स्थायी संपत्ति की अवस्थिति है, वही आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। तो सेवाओं की आपूर्ति का स्थान अचल संपत्तियों के संबंध में, अगर अचल संपत्तियों के संबंध में सेवाओं की आपूर्ति दी जाती है, उदाहरण के लिए जैसे वास्तुविद की सेवाएं, आंतरिक सजावटकर्ता की, इंजीनियरिंग की, सर्वेक्षक आदि की सेवाएं, अगर ये लोग अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं किसी स्थायी संपत्ति के संबंध में, तो आपूर्ति का स्थान उस स्थायी संपत्ति का लोकेशन, उस स्थायी संपत्ति की अवस्थिति ही आपूर्ति का स्थान माना जाता है। अगर कोई होटल, कोई गेस्ट हाउस, कोई क्लब आदि के संबंध में कोई सेवाएं दी जाती है, तो जहां पर वो होटल, क्लब, गेस्ट हाउस ये स्थित हैं, लोकेशन है जहां पर इनका, वही आपूर्ति का स्थान माना जाता है। संपत्तियों में यानी कि स्थायी संपत्तियों में इन सेवाओं के अलावा कुछ अन्य प्रकार की सेवाएं भी दी जा सकती है। जैसे कोई समारोह आयोजित किया जाए, तो समारोह आयोजित करने के संबंध में अगर कोई सेवाएं दी जाती है, जैसे कोई विवाह समारोह है, स्वागत समारोह, कोई सामाजिक, सांस्कृतिक या व्यापारिक समारोह अगर कोई स्थायी संपत्तियों में आयोजित किया जाता है और इनके संबंध में सेवाएं दी जाती है, तो आपूर्ति का स्थान जो स्थायी संपत्ति की अवस्थिति है, जो स्थायी संपत्ति का लोकेशन है, वही आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। तीसरा है रेस्टोरेंट यानी कि खानपान की सेवाएं, रेस्टोरेंट की सेवाएं, व्यक्तिगत श्रृंगार, जो ब्यूटी पार्लर की सेवाएं हैं, सौंदर्य उपचार, कई लोग ब्यूटी ट्रीटमेंट लेते हैं, सौंदर्य उपचार, फिटनेस, जिम आदि की सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सौंदर्य प्रसाधन, कोई प्लास्टिक सर्जरी, इस प्रकार की अगर कोई सेवाएं दी जाती हैं, सेवाओं की आपूर्ति की जाती है, तो इन सेवाओं के संबंध में आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां पर ऐसी सेवाएं दी जाती है। यानी जिस स्थान पर ऐसी सेवाएं, रेस्टोरेंट की सेवाएं, व्यक्तिगत श्रृंगार की, सौंदर्य उपचार की, फिटनेस की और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जिस स्थान पर दी जाती हैं, वही स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाता है। अगला है प्रशिक्षण देने एवं कार्य निष्पादन से संबंधित सेवाएं, ट्रेनिंग और वर्क परफॉर्मेंस। कुछ व्यक्ति ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने की सेवाओं में लगे हुए हैं और किसी काम को किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से कार्य का निष्पादन किया जाए, इस प्रकार की सेवाएं देते हैं। तो प्रशिक्षण देने और कार्य निष्पादन से संबंधित सेवाएं यदि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी जाती हैं, हम यहां बात कर रहे हैं कि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, ना कि पंजीकृत व्यक्ति को, अगर ये सेवाएं पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी जाती हैं, कार्य निष्पादन संबंधित सेवाएं और प्रशिक्षण देने की सेवाएं अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी जाती हैं, तो पंजीकृत व्यक्ति का जो पंजीकृत स्थान है, जहां पर उसने अपना पंजीकरण करवाया हुआ है, वही आपूर्ति का स्थान माना जाता है। और प्रशिक्षण देने एवं कार्य निष्पादन संबंधी सेवाएं यदि अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी जाती है, अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा अगर ऐसी सेवाएं दी जाती हैं, तो प्राप्तकर्ता की अवस्थिति आपूर्ति का स्थान माना जाता है। यानी कि जिस स्थान पर ऐसी सेवाएं दी जाती है, वही स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाता है। पांचवा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संबंध में सेवाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई मेले, त्योहार आदि आयोजित किए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संबंध में अगर कोई सेवाएं दी जाती है, तो जिस स्थान पर ऐसी सेवाएं दी जाती है, जिस स्थान पर ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वही स्थान सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में आपूर्ति का स्थान माना जाता है। सांस्कृतिक खेल कूद
आदि के संबंध में सेवाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संबंध में सेवाएं, तो सेवाओं की आपूर्ति अगर की जाती है तो आपूर्ति का स्थान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्थान ही माना जाएगा। यानी कि जिस स्थान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिस स्थान पर सेवाएं दी जा रही है, वही स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाता है। लेकिन सांस्कृतिक खेलकूद आदि के संबंध में अगर सेवाएं दी जाती हैं तो ये देखना पड़ता है कि ये ऐसी सेवाएं किसके द्वारा दी जा रही हैं। ऐसी सेवाएं अगर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी जा रही हैं तो पंजीकृत व्यक्ति का जो पंजीकृत स्थान है, यानी जहां जिस स्थान के लिए उसने अपना पंजीकरण करवाया है, वह स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। और अगर सांस्कृतिक खेलकूद आदि की सेवाएं अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी जाती हैं, अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी जाती हैं, तो फिर जहां पर ऐसी सेवाएं दी जाती है, जिस स्थान पर ऐसी सेवाओं की आपूर्ति की गई है, वो स्थान ही आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। यानी कि प्राप्तकर्ता की अवस्थिति। तो अगर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा सांस्कृतिक खेलकूद संबंधी सेवाएं दी जाती हैं तो पंजीकृत व्यक्ति का जो पंजीकृत स्थान है, जिस स्थान के लिए उसने अपना पंजीकरण करवा रखा है, वही स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाता है। लेकिन अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा अगर सांस्कृतिक खेलकूद संबंधी सेवाएं दी जाती हैं तो जिस स्थान पर ऐसी सेवाएं दी जा रही हैं, वही स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाता है। 7वां है किसी वाहन के फलक पर सेवाएं। किसी वाहन के फलक पर, यानी कि किसी वाहन के अंदर या किसी वाहन के बोर्ड पर अगर कोई सेवाएं दी जाती हैं। वाहन में जलयान, जल में चलने वाले वाहन, वायुयान, रेल, मोटर सभी सम्मिलित हैं। तो अगर किसी वाहन के फलक पर सेवाएं दी जाती हैं तो ऐसी सेवाओं के संबंध में आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां से वह वाहन रवाना हुआ है यात्रा के लिए। यानी यात्रा का जो अनुसूचित प्रथम बिंदु है, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जो यात्रा का अनुसूचित प्रथम बिंदु है, वही बिंदु जो है आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। यानी कि जिस स्थान से वो वाहन यात्रा के लिए रवाना हुआ, वही स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाता है यदि किसी वाहन के फलक पर सेवाएं दी जाती हैं। मान लीजिए कोई ट्रेन जयपुर से रवाना होती है, उसका जो अनुसूचित प्रथम बिंदु है यात्रा का वो जयपुर है। जयपुर से रवाना होती है और जयपुर से कोलकाता जाती है। अगर कोई ट्रेन जयपुर से रवाना होकर अगर कलकत्ता जाती है और इस ट्रेन के अंदर कोई सेवाएं दी जा रही है तो आपूर्ति का स्थान जयपुर माना जाएगा, क्योंकि इस ट्रेन का जो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, प्रथम अनुसूचित जो बिंदु है यात्रा का, वो जयपुर है। 8वां है दूर संचार सेवाएं, प्रसारण, केबल आदि सेवाएं। अगर दूर संचार सेवाएं दी जाती हैं, दूर संचार सेवाओं में इंटरनेट सुविधा है, मोबाइल का कनेक्शन है, इस प्रकार की जो सेवाएं हैं, तो दूर संचार सेवाओं के संबंध में जो प्राप्तकर्ता का पता है, प्राप्तकर्ता का जो लोकेशन है, अवस्थिति है, वही आपूर्ति का स्थान माना जाता है। दूर संचार सेवाओं में इंटरनेट, मोबाइल कनेक्शन आदि शामिल है। तो दूर संचार सेवाओं में जो प्राप्तकर्ता की अवस्थिति है, प्राप्तकर्ता का जो लोकेशन है, वही आपूर्ति का स्थान माना जाता है। केबल प्रसारण आदि के संबंध में हमको ये देखना होता है कि प्रसारण केबल, यानी कि जो डिस्कनेक्शन है, केबल कनेक्शन है, इनके संबंध में हमको देखना पड़ता है कि सेवाएं किस प्रकार की है। यानी ये सेवाएं प्रीपेड है या पोस्टपेड है, पहले भुगतान किया जाता है और बाद में सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। तो ऐसी सेवाएं प्रीपेड सेवाएं, पूर्व भुगतान की गई सेवाएं कहलाती हैं। और अगर पहले सेवाएं प्राप्त कर ली जाती है और बाद में उन सेवाओं के संबंध में बिल आता है और इस बिल का भुगतान किया जाता है, यानी सेवाएं पहले प्राप्त की जाती है और भुगतान सेवाओं के संबंध में बाद में किया जाता है, तो ऐसी सेवाएं पोस्टपेड कहलाती हैं। तो अगर सेवाएं प्रीपेड हैं, यानी सेवाओं के संबंध में पूर्व भुगतान किया जाता है, तो डिश की एंटीना की स्थिति जहां पर है, जहां पर डिश एंटीना लगाया गया है, वही आपूर्ति का स्थान माना जाता है केबल प्रसारण, डिश कनेक्शन आदि के संबंध में। और अगर इस प्रकार की सेवाएं पोस्टपेड हैं तो
प्राप्तकर्ता का जो पता है, यानी कि जो प्राप्तकर्ता की अवस्थिति है, प्राप्तकर्ता का जो लोकेशन है, वही आपूर्ति का स्थान माना जाता है। नौवां है बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं। बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के संबंध में आपूर्ति का स्थान बैंक और वित्तीय संस्था के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो अभिलेख हैं, उन अभिलेख में प्राप्तकर्ता का जो पता है वही आपूर्ति का स्थान माना जाता है। बीमा सेवाएं, बीमा सेवाओं के लिए हमको देखना होता है कि जो बीमा सेवाएं हैं वो किसको दी गई हैं। अगर पंजीकृत व्यक्ति को दी गई हैं तो पंजीकृत व्यक्ति का जो पंजीकृत स्थान है, जहां जिस स्थान के लिए उसने पंजीकरण करवाया है, वही स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाता है। और अगर अपंजीकृत व्यक्ति को की गई है तो बीमा कंपनी के पास जो प्राप्तकर्ता का जो पता है उसके रिकॉर्ड्स में, उस पते को ही आपूर्ति का स्थान माना जाता है। यानी कि जो प्राप्तकर्ता की अवस्थिति है, प्राप्तकर्ता का जो लोकेशन है, वो आपूर्ति का स्थान माना जाता है बीमा सेवाओं के संबंध में। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि सेवाओं की आपूर्ति का स्थान यदि आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता की अवस्थिति भारत में हो तो किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।